बढ़िया, आवाज ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? चलो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे सीजा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल के आज के संडे महार टेस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर 14 एमसीक्यू पीवाईक्यू है जो कि बायो का हम करेंगे। उसके बाद 14 एमसीक्यू पीवाईक्यू है जो कि हम केमिस्ट्री का करेंगे। ये वही एमसीक्यू है जो हम क्लास के अंदर पढ़े हैं। और आपको बता दें, हमारे यहाँ जो ऑफलाइन क्लास है वहां प्रकाश संश्लेषण लाइट जो है चैप्टर चल रहा है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन चल रहा है। लाइट हम पढ़ चुके हैं और मैक्सिमम जो है केमिस्ट्री का जो 2 चैप्टर हमारा खत्म हुआ था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और एसिड बेस एंड साल्ट, जैव प्रक्रम और इसी के साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसी का 28 एमसीक्यू पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हीं का हम लोग इस संडे महासेट में हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कूटपाद, ठीक है, जिसे सूडोपोडिया के नाम से भी जाना जाता है, किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, या इनमें कोई नहीं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये आप क्वेश्चन एग्जाम मतलब प्रैक्टिस जब हम करवा रहे थे क्लास के अंदर, तो मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवा रखा है ऑफलाइन में। तो ये बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? आपके पास मात्र 10 सेकंड का टाइम है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो ये आप इमेज देख पा रहे हो, ये किसका है? अमीबा का है। और अमीबा कहां पाया जाता है? गंदा पानी आपके घर के अगल बगल होगा तो वहां भी अमीबा होगा। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये अस्थायी प्रवर्ध है जिसे हम कूटपाद के नाम से जानते हैं। ये अमीबा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन सी, जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है उनका राइट है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो है कूटपाद की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, नकली पांव, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ना, कहां होती है? कवकों में होती है, जंतुओं में होती है, हरे पौधों में होती है, परजीवियों में होती है, कहां पे होती है? सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, इसके 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से इसका जो है आंसर दीजिए। और जैव प्रक्रम जब हम पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। इसके समीकरण के साथ लिखना होता है। तो आपके पास मैक्सिमम जो है टाइम जो बचा हुआ है 10 सेकेंड है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, कवकों में होती है, जंतुओं में होती है, हरे पौधे में होती है, परजीवियों में होती है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्लोरोफिल है। ये क्या है? क्लोरोफिल है। अब यहाँ पे देखो, हरे पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती है। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे होती है, तो उसके लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री है और कैसे होती है, उत्प्रेरक कौन है, ये सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए और क्लास में मैंने पढ़ा भी रखा है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? हरे पौधे में होती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है उनका राइट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे से बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल से जुड़े हुए हैं वो सही आंसर इसका किए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है, कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो रिवीजन करते हैं, तो उनके लिए 10 सेकंड बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है और एग्जाम के अंदर यही ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। कोई बहुत बड़ा महाभारत आपको एग्जाम के अंदर नहीं देखने को मिलता है। बहुत ही इजी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टफ क्वेश्चन के चक्कर में इजी गलती करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्लोरोफिल जो है का वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हम सभी जानते हैं हरा रंग का होता है। कैसा होता है? हरा। और इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरी दिखती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस इमेज को आप देख पा रहे हो, है ना, ये माइक्रोस्कोप से लिया गया है। ये जो आप देख रहे हो यही है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने हरा ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। टीबी है, मधुमेह है, एनीमिया है, उच्च रक्तचाप है, क्या है? अगर आपके ब्लड के अंदर, है ना, क्या कम हो जाए तो आयरन की कमी हो जाए, तो आपको कौन सा रोग हो सकता है? ठीक है, टीबी होगा, मधुमेह होगा,
एनीमिया होगा, उच्च रक्तचाप होगा। तो यहां पे आप लिख दे रहे हो, है ना, ये ब्लड का जो है दिखाया गया है, ये ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर दिखाया जा रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो टीबी, मधुमेह, एनीमिया, हम सभी जानते हैं रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे हम कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है। तो एनीमिया जो होता है, ब्लड के अंदर अगर आयरन की कमी होगी, है ना, तो एनीमिया रोग होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी इसका सही आंसर चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे है? पोषण से है, श्वसन से है, उत्सर्जन से है, परिवहन से है। क्या होगा? 10 सेकंड का ही टाइम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। ये डायग्राम भी आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। ये डायग्राम जो है उत्सर्जन तंत्र का है और क्लास में इसका डायग्राम हमने बना करके दिखाया था आपको, ठीक है। और इस डायग्राम का अभ्यास आप करोगे क्योंकि ये भी 5 नंबर में एग्जाम में आता है। अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम से आप जान चुके होंगे, अभी तक आपने इसका आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है भैया? उत्सर्जन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को चुना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पौधे में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। क्या है? जल्दी बताइए। तो मात्र 10 सेकंड का टाइम है और मैंने आज के जो ये सेट है, महाटेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर इमेज का प्रयोग किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है, और आप इसको फील कर सकते हो इस इमेज के माध्यम से इस टेस्ट को, ठीक है। तो पौधे में जाइलम का उत्तरदायी है। जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है? तो जौ से जाइलम, जौ से जल। तो जल का वहन के लिए जाइलम क्या है? उत्तरदायी है। ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये जाइलम का है, ठीक है। और जाइलम में जो है जल का वहन होता है लेकिन एक दिशा में होता है, याद रखोगे। जल का वहन जाइलम में एक दिशा में होता है और भोजन जो होता है ना फ्लोएम में होता है, लेकिन वो किसी भी दिशा में होगा, उभयगामी होता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है फ्लोएम में भोजन का परिवहन, लेकिन जल का परिवहन जाइलम में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेगा होता है, बौनापन होता है, मधुमेह होता है, इनमें से कोई नहीं। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेगा होता है, बौनापन होता है, मधुमेह होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? ओनली 10 सेकेंड। तो चलिए इसके राइट आंसर को देखने से पहले इसके डायग्राम को हम दिखा दें। ये आप जान रहे हो पेनक्रियाज है। क्या है? पेनक्रियाज। इसे हम अग्नाशय कहते हैं और ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों है। और क्यों है क्लास में बता चुके हैं। और भी अगर यहाँ पे तो यूट्यूब पे मैंने नहीं पढ़ाया है, तो यूट्यूब पे जब मैं क्लास लूंगा और बहुत जल्दी अब लाइट चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है और लाइट चैप्टर को फिर मैं आगे जो है लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 है ना, पूरे खत्म करेंगे, फिर जय प्रक्रम ही स्टार्ट करेंगे, तो वहां आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। लेकिन जो हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उन्होंने इसका राइट आंसर कर दिया होगा। हम सभी जानते हैं ये पेनक्रियाज है, इसे अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों कहते हैं, है ना। और इसकी कमी से इसमें जो बनने वाला इंसुलिन है ना, ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है, जिसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज, मधुमेह होता है ना। रक्त में शर्करा की जो है स्तर बढ़ जाती है और इंसुलिन क्या करता है? ये हार्मोन हमारे रक्त के अंदर बढ़े हुए शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है, तो ये ध्यान रखोगे। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दिया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ध्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, आवेग कहते हैं। और इस तंत्रिका तंत्र का जो है डायग्राम भी पूछा जाता है। पहली बात, ये तंत्रिका तंत्र का पूरा डायग्राम नहीं है, आप समझो इस बात को, लेकिन इस दो तंत्रिका तंत्र के मध्य जो खाली स्थान से हम कहते क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? ध्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप ध्यान देना, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, नेफ्रॉन है,
न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली निम्नलिखित में से कौन है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? ओनली 10 सेकेंड। एक 28 क्वेश्चन है, 28 मिनट के अंदर हमें सॉल्व करना है। तो मानव में डायलिसिस थैली निम्नलिखित में से कौन है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं है। तो यहां पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव में डायलिसिस है ना, तो हम लोग सभी पढ़े हैं क्लास के अंदर। तो मानव में डायलिसिस थैली निम्नलिखित में से कौन है? ये आप देख रहे हो, ये भी डायग्राम आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, ये नेफ्रॉन का है। और हमारी किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख। और ध्यान रखना, ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन, है ना। और इसके बारे में हम लोग अच्छे समझें, ये बोमन संपुट है ना। और मैक्सिमम जो है रक्त का शुद्धिकरण यही होता है ना। धमनी शिराएं हैं, आगे जाकर के ये देख लो संग्राहक नलिकाएं हैं, ये सारा इमेज हमने पढ़ा है। तो चले आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर क्या होगा बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन 5 होते हैं, है ना। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, है ना, एब्सिसिक अम्ल, इथाइलिन, ये 5 पादप हार्मोन है। उसी में से एक है साइटोकाइनिन, है ना। ये पांचों पादप हार्मोन आपको याद होना चाहिए। ऑक्सिन से क्या होता है ना, जिब्रेलिन से क्या होता है, और साइटोकाइनिन से क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल से क्या होता है, इथाइलिन से क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय में हमने पढ़ा है पादपों में हार्मोन। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन डी को चुना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में होता है, यीस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, लेशमानिया में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम ये देख रहे हैं ना, ये यीस्ट है, ये क्या है, ये सभी आप देख रहे हो यीस्ट है। यीस्ट में क्या होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन, मुकुलन द्वारा प्रजनन। यही प्रक्रिया हाइड्रा में भी होता है। कहां होता है? हाइड्रा में। मुकुलन के द्वारा ही प्रजनन होता है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो हाइड्रा और यीस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो ये डायग्राम से आप समझ गए होंगे, और हम उम्मीद करते हैं ऑप्शन बी आपने चुना होगा। और क्लास के अंदर हम शायद पढ़ाए हैं, है ना। नहीं, ये नहीं पढ़ाए हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो हम इसको समझा दिए हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन कहां होता है? तो यीस्ट में होता है। चले, फूलों में नर प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन होता है? पुंकेसर होता है, अंडप होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है। क्या होता है जल्दी बताएं, 10 सेकंड का ही टाइम है। फूलों में नर प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन होता है? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र और वर्तिका। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आइए इसका राइट आंसर को देखें। अभी तक आप सभी ने इसका राइट आंसर कर दिया होगा। फूलों में नर प्रजनन अंग की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं पुंकेसर। पुंकेसर नर प्रजनन अंग है और स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग है। ठीक है, और ये देख रहे हो ये पुंकेसर है ना। और इसी के अंदर क्या होता है? परागकण। परागकण का वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण ही क्या कराता है? स्वपरागण होता है, परपरागण होता है। सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेल पॉलिनेशन है ना, ये सारी बातें हैं। तो फूलों में नर प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन होता है? तो हम सभी जानते हैं पुंकेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेगा रोग पनपता है किसकी कमी से? घेगा को ग्वाइटर भी कहते हैं, है ना। फूली फूली गर्दन होती है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे। ये किसके कमी से पनपती है? तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्या है? रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से। इस 4 ऑप्शन में से क्या होगा राइट ऑप्शन? जल्दी से इसका आंसर करें। तो घेगा रोग पनपता है हम सभी जानते हैं आयोडीन की कमी से। किसके कमी से? आयोडीन। ऑप्शन सी जिन सभी ने सेलेक्ट किया है राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने लिखी, लैंडमार्क ने लिखी, ओ पेरिन ने लिखी, मेंडल ने लिखी। ठीक है, इस चेहरा को अगर आप जान रहे हो ना तो इसका आंसर अभी तक कर दिए होंगे। क्या होगा? यहां पे देख रहे हो, है ना। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने,
लैंडमार्क ने, उसके बाद ओपेनिन ने, मेंडल ने। तो हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। इनको पहचान लो, यही है डार्विन, ठीक है। और हम लोग बहुत जल्दी इनसे मिलने वाले हैं आगे चैप्टर में। तो चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे 14 जो है हमारा एमसीक्यू जो है यहाँ पर समाप्त होता है बायो का। अब 14 हम लोग करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, है ना, सफलता आपका अधिकार है ना। नेचर का सम्मान करें, प्रकृति का सम्मान करें, पेड़ लगाएं। यही जो है अभी और देख रहे हो जिस तरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है ना, इसमें अगर आपको पृथ्वी को इस संकट से बचाना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम फैलाएं, है ना। कम से कम जो है मतलब आपके पास अगर सेल्फ ट्रांसपोर्ट है उसका कम उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा जो परिवहन है उसका ज्यादा उपयोग करें, है ना। यही सब बात बताऊंगा। तो ये देख रहे हो आप, नेचर का सम्मान करें, पेड़ पौधे को नहीं काटें, ज्यादा से ज्यादा लगाएं। चलें अब केमिस्ट्री का जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम सभी जो है 14 केमिस्ट्री का अभ्यास करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, उपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, संचारण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ह्रास क्या कहलाता है? तो हम सभी जानते हैं अगर ऑक्सीजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, अपचयन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन जहां पे जुड़ता है वहां पे उपचयन होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है मतलब ऑक्सीजन निकलता है तो वहां क्या होता है, अपचयन होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास हो, है ना, या आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हो, तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से भी अपचयन होता है ना। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहा है तो अपचयन होता है, ये ध्यान रखना। अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो हम सभी जानते हैं क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब बिहार एग्जाम पोर्टल से जुड़ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं अभी तक इसका राइट आंसर कर दिए होंगे। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप सभी का यह आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। किसी उदासीन विलयन का पीएच का मान निम्नलिखित में से क्या होता है? 5 होता है, 7 होता है, 14 होता है, 0 होता है, क्या होता है? किसी उदासीन विलयन का पीएच का मान निम्नलिखित में से क्या होता है ना। तो हमने आपको एसिड बेस एंड साल्ट को अच्छे तरीके से समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर के देखें, पूरे चैप्टर को मैंने अच्छे समझाया है। अगर आपने उसको अच्छे से देख लेंगे तो फिर यहाँ पे आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चले, किसी उदासीन विलयन का पीएच का मान निम्नलिखित में से क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन 7 मतलब ऑप्शन बी 7, ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से जैसे जैसे हम लोग घटते जाएंगे, 6, 5, उसके बाद 4, 3, 2, तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। 7 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो OH माइनस की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो यानी 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारकीय, अगर 7 है उदासीन है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए हम सभी जानते हैं, नहीं जानते, निम्नांकित में से कौन सा लवण का सही उदाहरण है? HCl है, NaOH है, K2SO4 है, NH4OH है, ठीक है, क्या है? जल्दी राइट आंसर कीजिए, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नांकित में से कौन सा लवण का सही उदाहरण है? हम सभी जानते हैं ये अम्ल है, ये क्षारक है ना। और हम सभी जानते हैं K2SO4 जो है, ऑप्शन सी देख रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, लवण है, ठीक है। और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और ये क्या है, दुर्बल क्षारक है, ये ध्यान रखना है। एसिड बेस एंड साल्ट में इसको पढ़ा रखा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होगा? 6, 7, 8, 9। शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होगा? शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो शुद्ध जल का पीएच का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है, 7 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच सही ढंग से कार्य करता है? 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, 2.1 से 3.8,
5.1 से 5.8 क्या है जल्दी बताइए। ये हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर देख रहे हो ना, ये किस परास पीएच परास के बीच काम करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको करना है। ठीक है, बताइए। तो हम सभी जानते हैं, अभी तक इसका आंसर आपने दे दिया होगा। हमारा शरीर का पीएच परास 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब ये किस रंग का होता है? लाल होता है, नीला होता है, बैंगनी होता है, पीला होता है, क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर करें। 10 सेकेंड का ही टाइम है, आपको मैं पहले बता रखा है ना। तो लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? हम सभी जानते हैं, तब वो बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। ये आप देख पा रहे हो ना डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में देख रहे हो ये टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पे लिटमस विलियन है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दिया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। बेकिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 है, NaHCO3 है, CaCO3 है, NaOH है, क्या है? और 3 से 4 क्लास पहले ही मैं इसको बताया हूं, 2 या 3 क्लास पहले ही मैं बताया हूं यूट्यूब पे। ठीक है, बेकिंग सोडा बनता कैसे ये भी बता रखा मैंने। पूरे चैप्टर के अंदर मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक ही नहीं इसको मैंने छोड़ा है, अच्छे से समझाया। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जा करके आप उसको अच्छे से समझे, है ना। हम सभी जानते हैं बेकिंग सोडा का सही जो रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3 होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ये सभी इन्हीं के नाम है और इन्हीं का नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। यही है बेकिंग सोडा। यही क्या है? बेकिंग सोडा है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है? CSO4 2H2O, CSO4 हाफ H2O, CuSO मतलब 4 5H2O, NaCl, क्या होगा जल्दी बताएं। ये देख रहे हो ना, ये जो जितने भी प्लास्टर वास्टर होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही होता है। इसके निर्माण, इसके उपयोग, ये सभी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा है इसके बारे में। तो इसका जो सूत्र होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ये बनता है CaSO4 2H2O को 373 केल्विन पे मतलब गर्म करने पे, ये जो होता है ना, इसको 373 केल्विन पे 373 केल्विन पे जब हम गर्म करते हैं, हम सभी जानते हैं CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, और 1.5 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आता है, इसके उपयोग भी आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। ठीक है, तांबा, सिल्वर, पारा, सोना, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से इसका राइट आंसर को करें। ठीक है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड खत्म हो गया है। तो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, हम सभी जानते हैं, उसका नाम है पारा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, क्या कहते हैं? यहां पे आप देख रहे हो ना, जिंक से लेपित करने की क्रिया, लोहा है जिंक से लेपित कर रहे हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? उम्मीद करता हूं इसका राइट आंसर आपने दे दिया होगा। हम सभी जानते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए और बिहार एग्जाम पोर्टल के साथ जुड़े रहिए
और हमारा जो सपना है, और ये सपना आप लोगों के साथ ही है ना, क्योंकि आप लोगों के साथ मेहनत करवा के, अब मेहनत में मैं आपका साथ दूंगा और मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, और 100 में 100 का जो सपना है ना वो पूरा करना है। वैसे नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा, है ना। और पर डे एक निश्चित मेहनत चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए, ठीक है। और कंटिन्यू रहेंगे तभी जाके होगा, ये नहीं कि एक दिन पढ़ा एक दिन छोड़ दिया, कंटिन्यू करना है। अभी आपके लिए 2027 का जो एग्जाम है ना, उससे पहले किसी भी तरह का घूमना फिरना, है ना, पार्टियां में जाना, दोस्ती निभाना, ये सब भूल जाओ, क्योंकि आपकी मम्मी पापा का उम्मीद आप ही हो। आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या कर रहे हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं जान रहे हो, ठीक है। और इस चीज को आपको भी समझना है। अगर आपको फ्री में सब कुछ मिल जा रहा है ना, आपको हर एक चीज फ्री में मिल जा रहा है, लेकिन आपके पापा को हर एक चीज फ्री में नहीं मिल रहा है, मम्मी पापा को हर एक चीज फ्री में नहीं मिल रहा है। उनके लिए उन्हें 10-10 घंटा मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन वो 10 घंटा मेहनत करने के बाद आपके पापा कुछ कमाते हैं, वो आपके लिए कमाते हैं। अगर वो एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं ना, आप ही के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे को किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो आपका भी दायित्व है उन मम्मी पापा को जल्दी से सफलता लेकर के उनको जो है क्या करें, उनके सपना जो है ना उसको साकार करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है सही है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, घनत्व, क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कीजिए और जल्दी से बताइए, ठीक है, क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? हम सभी जानते हैं इसका जो आधार है परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलें आगे बढ़े। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने क्षैतिज आवर्त होते हैं? 18, 7, 9, 10, कितने होते हैं? जल्दी से राइट आंसर करें। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज आवर्त होते हैं, कुल कितने क्षैतिज आवर्त होते हैं? 18 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, 9 और 10। हम सभी जानते हैं 7 होते हैं, 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी इसका सही आंसर किया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हीरा, हीरक लिखा है, गलत टाइपिंग है, ठीक है। यह है हीरा, डायमंड, ठीक है। और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? ठीक है, किसके? ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, किसके अपरूप हैं? तो ये डबल टाइपिंग है, ठीक है। तो हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? सिलिकॉन के हैं, सल्फर के हैं, कार्बन के हैं, फास्फोरस के, किसके हैं? हीरा और ग्रेफाइट। इसको आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है ना। और हम कार्बन चैप्टर में इसको जानेंगे और अच्छे से। तो ध्यान रखिए, हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है। किसके अपरूप है? कार्बन के, ठीक है। प्रकृति में कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ये ध्यान रखोगे। ये जो है हीरा है, और नीचे जो देख रहे हो ना ग्रेफाइट है। हीरा भी आप शायद सभी देखे ही होगे, है ना। और ग्रेफाइट तो आप लोग यूज किए ही हो। आपका जो पेंसिल है ना कागजी, उसके अंदर जो काला काला अक्षर है ना, वही ग्रेफाइट है, ठीक है। चलिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना है, लोहा है, हीरा है, तांबा है, कौन सा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ? कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा, तांबा, है ना। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना है, लोहा है, हीरा है, तांबा है। तो उम्मीद करते हैं इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। ये देख रहे हो ना, ये क्या है? हीरा है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो हमारा जो है टेस्ट जो है बिहार एग्जाम पोर्टल का संडे स्पेशल मॉक टेस्ट यहां पे क्या होता है? समाप्त होता है। और उम्मीद करते हैं 28 में आपने हमारे जो बिहार एग्जाम पोर्टल से जुड़ के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं 28 में 28 सही किया होगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, है ना। और इसी तरह संडे स्पेशल टेस्ट में जुड़े रहें। रेगुलर यूट्यूब पे अब नेक्स्ट डे से क्लास आएगा, और हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं
और हमारा और आपका, आपके मम्मी पापा का जो सपना है 100 में 100 लाने का, इसके लिए आप पढ़ रहे हैं, बिहार एग्जाम पोर्टल पे आप विश्वास करके मेहनत कर रहे हैं, तो वो सपना जरूर साकार होगा, है ना। अगर आपका मेहनत, ईमानदारी, है ना, और उस मेहनत को आप अपने अंदर क्या करते हो, निष्ठा से, आपका जो भी पढ़ाई है ना वही सब कुछ है, पूजा पाठ, आने वाले फेस्टिवल सब में, है ना, आपका सब कुछ वही है ना। तो कर्म ही पूजा है, कर्तव्य ईश्वर है। तो कर्म जो आप पढ़ रहे हो ना, है ना, वो आपका पूजा है, ये ध्यान रखना है। तो चले, आपका 28 में कितना सही हुआ है तो आप लिख करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कितना 28 में आप सही हुए, नाम के साथ बताएं, है ना। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।